अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर जो आयरनी का इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन को डिटेल से हम स्टडी करेंगे। आयरनी असल में एक डिफरेंस होता है अपीयरेंस और रियलिटी का। जब हम सोच एक बात रहे होते हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और उसका रिज़ल्ट टोटली ऑपोजिट निकलता है, तो इसको हम कहते हैं आयरनी। और आयरनी हम ये भी कह सकते हैं कि जब रीडर्स ये सोचने वाले होते हैं कि आगे ये होगा, लेकिन अगर उसके टोटली ऑपोजिट हो जाए तो इसको हम आयरनी कहते हैं। आयरनी एक कॉमिक और ट्रेजिक इफ़ेक्ट बनाता है नावल के अंदर भी और ड्रामे के अंदर भी। जेन ऑस्टन कॉमिक राइटर हैं और जो आयरनी है वो एक कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल की गई है इनके नावल में। आयरनी एक ऐसी सिचुएशन भी होती है, एक डायलॉग भी हो सकता है, एक रिमार्क भी हो सकता है जो कि एक करैक्टर बोलता है किसी नावल में। आयरनी कॉन्शियस भी होती है, अनकॉन्शियस भी होती है, लेकिन जहाँ तक ऑथर की बात है तो ऑथर जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये आयरनी ऑथर के मुताबिक हमेशा ही कॉन्शियस होती है। आयरनी हमें पहले डायलॉग से ही बल्कि पहले सेंटेंस से ही मिलती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस के पहला सेंटेंस है, इट इज़ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ। ये भी एक काफ़ी आयरॉनिक स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ से ये बात पता चलती है कि एक जो मर्द है वो अगर वो खुशकिस्मत है तो वो अपनी बीवी की तलाश में होता है। असल में ये जब नावल लिखा गया था तो उस टाइम मर्द ख्वाहिश तलाश में नहीं थे, बल्कि औरतें जो थीं वो तलाश में हुआ करती थीं। औरतें ज़्यादा डिपेंडेंट होती थीं अपने शौहरों पर, स्पेशली वो औरतें जिनकी कोई फैमिलीज़ नहीं होती थीं, जो बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर कर रही होती थी। तो औरतें जो थीं वो हस्बैंड की तलाश में होती थीं जिनकी अच्छी किस्मत हो, ना कि मर्द वाइफ की तलाश में हुआ करते थे। बहुत सारे केसेस में हमें कॉमिक रिवर्सल भी मिला है इस नावल में। आयरनी मेन प्लॉट के अंदर भी मौजूद है। डार्सी और एलिज़ाबेथ का जो मेन प्लॉट है, हमें ये बात पता चलती है ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एलिज़ाबेथ की नापसंदीदगी बढ़ जाती है जब डार्सी को वो ये पाती है कि वो बड़ा ही मगरूर सा आदमी है। डार्सी की फ़ीलिंग भी तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जो शादी की बात थी वो अभी सोच भी हम नहीं सकते थे, क्योंकि एलिज़ाबेथ सोशल स्टेटस में काफ़ी इन्फीरियर थी। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि दोनों की शादी हो जाती है, तो काफ़ी आयरॉनिक रिवर्सल हमें मिलता है मेन प्लॉट में। हमें आयरनी तब भी मिलती है जब डार्सी अपने दोस्त मिस्टर बिंगली को कहता है कि तुम छोड़ दो जेन के साथ शादी करने का ख्याल। डार्सी ये बात समझता है कि मिस्टर बिंगली जितनी मोहब्बत करता है जेन से, जेन इतनी मोहब्बत नहीं करती, और मिस्टर बिंगली ने आखिरकार ये ख्याल छोड़ भी दिया। लेकिन डार्सी गलत था और बाद में डार्सी को अपने नज़रियात बदलने भी पड़े। मिस्टर बिंगली प्रपोज़ करता है जेन को और जेन एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो यहाँ पर जो आयरनी है वो अनकॉन्शियस थी डार्सी के हवाले से। एलिज़ाबेथ मिस्टर कॉलिंस को बड़ा ही बेवकूफ़ सा आदमी समझती है और समझती है कि कोई भी उम्दा लड़की ऐसे बंदे से शादी नहीं करेगी, लेकिन उसकी अपनी ही दोस्त शार्लेट शादी कर लेती है मिस्टर कॉलिंस के साथ। और ये जो मिस्टर कॉलिंस है एक अच्छी ज़िंदगी मुहैया करता है शार्लेट को। अब जब एलिज़ाबेथ विज़िट करती है हैंसफोर्ड में जहाँ पर कॉलिंस रह रहा था उसकी दोस्त शार्लेट के साथ, तो हम ये देखते हैं कि यही वो जगह थी जहाँ पर एलिज़ाबेथ मिलती है डार्सी के साथ और डार्सी उसको प्रपोज़ करता है। वो रिजेक्ट कर देती है प्रपोज़ल। बाद में डार्सी लेटर लिखता है, अपने आप को डिफेंड करता है, और ये जो लेटर का लिखना ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। एलिज़ाबेथ का एटीट्यूड यहीं से तब्दील होता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि वो कॉलिंस जिसको एलिज़ाबेथ एक बेवकूफ़ सा आदमी कहती थी, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना एलिज़ाबेथ और डार्सी को आपस में मिलाने में। और लेकिन यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये जो आयरनी थी ये अनकॉन्शियस थी। जब मिलिशिया रेजिमेंट, वो जो आर्मी का दस्ता था, वो मैरीटाउन से ब्रिटेन में शिफ्ट होता है, हर कोई ये सोचता है कि लीडिया आप छोड़ देगी ऑफिसर्स के साथ फ्लर्ट करना, लेकिन इसका टोटली ऑपोजिट होता है। लीडिया ब्राइटन जाती है
और बाद में भाग जाती है मिस्टर विक्रम के साथ। यहाँ पर जो आयरनी है वो कंट्रास्ट दिखाया गया है कि लोगों ने क्या उम्मीद की थी और इसका टोटली ओपोजिट हुआ। जो मिस्टर विक्रम का करैक्टर है वो भी काफ़ी आयरॉनिक है इस नावल के अंदर। पहले हमें पता चलता है कि वो डार्सी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है एलिज़ाबेथ के सामने कि कितना बुरे तरीके से इसने मेरे साथ बर्ताव किया है। विक्रम वो आदमी था जिसने एलिज़ाबेथ का ट्रस्ट जीत लिया था, तकरीबन उसका दिल ही जीत लिया था। लेकिन डार्सी ख़त में बताता है असल नेचर विक्रम के किरदार की। एलिज़ाबेथ जो है अब नफ़रत करना शुरू कर देती है विक्रम के साथ, और डार्सी और एलिज़ाबेथ दोनों मिलते भी इसी वजह से हैं। जब एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि ये डार्सी था जिसने पैसे दिए विक्रम को ताकि विक्रम लीडिया के साथ शादी कर ले। विक्रम पूरी कोशिश करता है कि वो एलिज़ाबेथ का जो प्रेजुडिस है उसको बढ़ाए डार्सी के ख़िलाफ़, लेकिन आखिर में एलिज़ाबेथ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है डार्सी की तरफ। तो ये आयरनी हमें तब भी मिलती है जब लेडी कैथरीन विज़िट पे आती है एलिज़ाबेथ के घर और एलिज़ाबेथ को कहती है कि तुम डार्सी से शादी मत करना, लेकिन पूरी कोशिश करती है लेडी कैथरीन कि मैं शादी को रुकवाऊं, लेकिन वो और भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल बन जाती है, और भी ज़्यादा जो चांसेस हैं दोनों की शादी के वो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। आयरॉनिक रिमार्क्स भी हमें मिलते हैं इस नावल में। आयरॉनिक रिमार्क्स तब हमें मिलते हैं जब विक्रम और लीडिया लॉन्गबॉर्न में आए और मिस्टर बेनेट ने बहुत ही छोटे से ओपिनियन रखे हुए थे मिस्टर विक्रम के बारे में, जिसने फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बना। मिस्टर बेनेट जो हैं बड़े ही डिसग्रेसफुल रिमार्क्स देते हैं मिस्टर विक्रम के बारे में, और साथ में हमें ये बात भी पता चलती है कि मिस्टर बेनेट जो थे वो काफ़ी शर्मिंदा थे कि मिस्टर विक्रम क्यों मेरे दामाद बने हैं। एलिज़ाबेथ के रिमार्क्स जो नावल के शुरू में मिस्टर डार्सी के बारे में होते हैं वो भी काफ़ी आयरॉनिक होते हैं जब वो ये कहती है मिस्टर डार्सी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। असल में ये आयरॉनिक स्टेटमेंट थी क्योंकि एलिज़ाबेथ का ये मतलब बिल्कुल ही ओपोजिट था। उसके अंदर एक फ़ॉल्ट मौजूद था डार्सी के अंदर, और वो था उसका गरूर, उसका फ़ख्र। और ये वो ऑन द सरफेस तो ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री थे, लेकिन असल में ये आयरॉनिक रिमार्क्स थे। और आयरनी हमें तब भी मिलती है जब एलिज़ाबेथ मिस्टर कॉलिंस को कहती है कि मैं कभी भी उस आदमी से शादी नहीं करूंगी जिसका मैं पहला प्रपोज़ल शादी का रिजेक्ट करूं। हालांकि डार्सी का भी पहला प्रपोज़ल उसने रिजेक्ट किया था, दूसरा प्रपोज़ल उसने एक्सेप्ट किया एलिज़ाबेथ ने। तो ये भी काफ़ी आयरॉनिक सी रिमार्क था, आयरॉनिक सी सिचुएशन थी। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि आयरनी जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो बहुत ज़्यादा हमें एम्यूज़ करती है, और हम इस नावल को और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं आयरनी की वजह से।